नमस्कार. आखाडा महापालिकांचा मध्ये आज आपण चर्चा करणार आहोत. MIMचे मुंबईतले आमदार वारिस पठाण यांच्यासोबत. वारिस पठाण आता आपल्या सोबत आहेत. वारिस भाई, तुमचं स्वागत आहे IBN लोकमतवरती. आणि अर्थात या वेळच्या महापालिका निवडणुका आणि या निवडणुकांमध्ये जी चर्चा आहे ती MIMची सुद्धा तितकीच जोरदार चर्चा आहे. आणि या जोरदार चर्चेमुळेच आम्ही तुम्हाला इथे बोलवलेलं आहे. ज्या पद्धतीनं गेले काही काळ आता वातावरण सुरू आहे महापालिकांच्या निवडणुकांचं, मुंबई असेल, ठाणे असेल किंवा अगदी पुण्यातला काही भाग असेल, या पलीकडे जाऊन अगदी जर बघितलं तर MIMचा ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या नगर परिषदांमध्ये सुद्धा आता उदय महाराष्ट्रामध्ये झाल्याचं दिसतंय. नेमकं येणाऱ्या काळामध्ये मुंबईमध्ये जर का आपण सुरुवात केली बोलायची तर काय MIM कडे कार्यक्रम आहे, काय कार्यक्रम घेऊन तुम्ही मतदारांपर्यंत जाणार आहात? आणि आतापर्यंत तुम्ही जे निवडून आलेले आहात किंवा तुम्ही स्वतः जसं औरंगाबादला एक आमदार आहेत MIMचे या आपल्या विधानसभामध्ये, आणि तुम्ही असे 2 आमदार आहात. पहिल्यांदा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती तुम्हाला लोकांनी विश्वास टाकलेला आहे. MIMचा म्हणून काय अजेंडा येणाऱ्या महापालिका निवडणुकांमध्ये असणार आहे? ये सब एजेंडा तो सब क्लियर है कि हम लोग डेवलपमेंट और विकास की ही बात करते हैं सबके लिए. इतने बरसों से आपने देखा होगा साहब, महाराष्ट्र के अंदर आप भी रहते हो, मैं भी रहता हूँ. क्या आपको लगता है कि मुंबई की सड़कों का किसी ने काम किया? क्या आपको लगता है कि मुंबई का वाटर ड्रेनेज सिस्टम का किसी ने काम किया? क्या आपको लगता है मुंबई थाना भिवंडी के अंदर जहाँ जहाँ भी BMC की म्यूनसिपल स्कूल्स बंद है किसी ने चालू करने की कोशिश की, या जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल्स है उसको चालू करने की कोशिश की? नहीं की साहब. सब सत्ता में रहे बरसों बरस, चुनाव के पहले लोगों के सामने आए, वोट लिया लोगों का, मगर एक बार चुनाव में जीतने के बाद किसी ने किसी का काम नहीं किया. 37,000 करोड़ का BMC का बजट है सर मुंबई के अंदर. आप सोचो अगर प्रॉपरली इस बजट को इम्प्लीमेंट किया होता, चाहे मार्जिनलाइज एरिया के अंदर या जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा है, रास्ते खराब है सीवरेज लाइन के लिए, तो आज मुंबई का विकास अलग दिखता लोगों को. मगर मुंबई में कहीं भी विकास हुआ नहीं. इसकी जवाबदार सेना भाजपा इतने साल से इसमें थे सत्ता में, कॉरपोरेशन में, उनकी भी मिस्टेक है. साथ साथ कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी सत्ता में रहे, 15 साल तक राज किया, तो उन्होंने भी लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया. हाँ, सबने एक ही काम किया कि साहब खुद की तिजोरियां भरी, वरना इतना अगर बजट कहीं बराबर यूटिलाइज हुआ होता तो आज मुंबई थाना का पूरा नक्शा अलग होता. तुम्ही म्हणताय की नकाशा वेगळा असता, आज त्या अर्थाने विकास झालेला नाहीये. आणि अलीकडच्या काळात तुम्ही आता जो बजेटचा उल्लेख केला, अलीकडच्या काळामध्ये ओवेसीने सुद्धा हेच म्हटलं होतं की एक वेगळे 7,000 कोटी रुपये आम्ही मुंबई महापालिकेकडनं जर का तुम्ही तिथे आलात निवडून तर तुम्ही आणणार आहात, खेचून आणणार आहात. आणि एक प्रकारे तुम्हाला असं वाटत नाहीये की ही वेगळ्या बजेटची भाषा तुम्ही केली ती एका धर्माच्या आधारावरती केली? नहीं, धर्माच्या आधारावर ते नहीं केली, सगळ्यांच्या लोकांच्या वर केली. अगर समझो हम पाइपलाइन बनाते हैं या हम रास्ते बनाते हैं तो उस रास्ते पे सारी एक ही कम्युनिटी का तो इंसान नहीं चलने वाला है, सब चलने वाले. और हम लोग तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बात कर रहे हैं साहब. हमारा हिंदू भाइयों के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी इनकी आइडियोलॉजी के साथ है, और वो हमेशा थी, है और हमेशा इंशाल्लाह रहेगी. आइडियोलॉजी के साथ मतभेद है. हम चाहते हैं विकास करना. अगर हम इस हॉस्पिटल को बनाने की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते कि वहां पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग इलाज करेंगे. हम तो चाहते हैं कि सबका इलाज हो. मगर हम पे बार इसी तरह का इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं हम ये करते नहीं साहब. हम पूरी तरीके से डेवलपमेंट का बात करते हैं. हमारा एजेंडा है, आवर वर्क इज आवर आइडेंटिटी. और मैं कहूंगा साहब, आप मेरे साथ कभी हैदराबाद चलिए, वहां पर आप देखिए हमारे 40 कॉर्पोरेटर है, 7 MLA, 1 MP है. हमारी ओवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, ओवेसी मेडिकल कॉलेज है, जूनियर कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है. और वहां पे हॉस्पिटल में इलाज आप देखोगे 30 रुपए में आप कार्ड लिए साहब 3 महीने तक आपका इलाज फ्री. क्या मुंबई में कहीं आपको दिखता है? तो हमने म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखा है, मैंने खुद ने, कि साहब अगर मुंबई में जितनी भी BMC की स्कूल्स बंद है या हॉस्पिटल बंद है जो आप नहीं चला सकते, लिहाजा हमको दो, हमारे पास लाइसेंस है, हम चला से की क्षमता रखते हैं, हम चलाएंगे, आप हमको लीज पे दो. तो ऐसा किसने आज तक किया है? ऐसा हम लोग चाहते हैं लोगों को एजुकेशन दे, विकास करे. जो इतने बरसों से मजलूमों पे जुल्म, गरीबों को जो पिछड़ा वर्ग समझ के दबाया गया है, एजुकेशन में बैकवर्ड रखा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रखा है, जॉब में बैकवर्ड रखा है, उन सबका विकास हो साहब. प्रॉपर तरीके से विकास हो, प्रॉपर फंड यूज हो सब चीज के लिए,
तब जाके लोगों को लगेगा कि बिल्कुल सही बात है, विकास हुआ। आज जो नहीं दिख रहा। एक अलीकडच्या काळामध्ये ज्या वेळेला खूप महाराष्ट्रामध्ये वातावरण निर्माण झालं होतं, मराठा क्रांती मोर्चासारखे मोर्चे निघाले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून बहुजनांचे मोर्चे निघाले, त्यानंतर अर्थातच या सगळ्या मोर्चांमध्ये एक मुस्लिम मोर्चा सुद्धा बघायला मिळाला. खास करून मराठवाड्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती मुस्लिम मोर्चा मिळाला. मुस्लिम आरक्षणासारखा प्रश्न आहे. हे सगळे प्रश्न प्रलंबित, कुठेतरी तुम्हाला केवळ आणि केवळ मुस्लिम कार्ड हेच तुम्ही वापरताय, पण आता तुम्ही ही भाषा बोलायला लागलाय निवडणुकीच्या वेळेला की नाही आम्ही सगळ्यांना सोबत घेऊन जातोय किंवा सगळ्या कौमच्या लोकांना, सगळ्या धर्माच्या लोकांना आम्ही बरोबर घेऊन जातोय. ये साहब रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो 3 कमेटी की रिपोर्ट है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी का रिपोर्ट है, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र स्टेट का मुस्लिम वर्ग है वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये वारिस पठान अपने बेटे का रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है साहब, मैं रिजर्वेशन उन लोगों के लिए मांग रहा हूं जिनका अरमान है कि उनका भी बच्चा IPS IAS ऑफिसर बने और एक कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र राज्य को मजबूत करे। जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा कि आप 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे सकते हो, तो इस सरकार ने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया साहब? हम मराठाओं के रिजर्वेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, आप मराठाओं को रिजर्वेशन दीजिए साहब, लेकिन साथ ही साथ जो कमिटियों ने आपको रेकमेंड किया है, जो हाईकोर्ट ने आपको रिकमेंडेशन दिया है, आप उसके लिए क्यों नहीं करते हो? उनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहे हो साहब? तो रिजर्वेशन मांग रहा हूं अगर मैं कमिटी के रिपोर्ट पे, कोई गलती नहीं कर रहा हूं साहब। एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। ये तुमचा म्हणून जाहीरनामा काय असणार आहे? येणाऱ्या काळामध्ये तुमचा जाहीरनामा येईल कदाचित MIMचा महाराष्ट्रातल्या या सगळ्याच्या सगळ्या महापालिकांमध्ये तुम्ही असणार आहात, निवडणूक लढवणार आहात की काही ठराविक महापालिकांमध्ये निवडणूक लढवणार आहात? कि सब कहाँ से लड़ेंगे, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये सब फैसला तो अभी पार्टी करेगी। मगर क्योंकि अभी नज़दीक में मुंबई, थाना, पुणे यहाँ पे चुनाव है, तो यहाँ पार्टी ने निर्णय लिया है और एक 4-5 दिन के अंदर पार्टी की लीडरशिप डिक्लेयर कर देगी कि हम कितने सीट्स पे लड़ रहे हैं। मगर हम लड़ेंगे, हमारा पूरा कैडर तैयार है। और क्योंकि पहली बार हम कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ रहे हैं मुंबई में, थाने में, तो एक उत्साह है, जज्बा है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि हमने औरंगाबाद में चुनाव लड़ा कॉर्पोरेशन का, जहां से हमारे 26 कॉर्पोरेटर चुन के आए। जब महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगर पालिका का चुनाव अभी जो हुआ हाल ही में, यहां से भी हमको 60 जगहों के ऊपर कामयाबी मिली है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उत्साह है और वो हमको एक ऑल्टरनेटिव पार्टी की तरह देख रहे हैं साहब। आज तक कोई पार्टी उनके पास थी नहीं, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बस उसी की तरफ वो चल रहे थे लोग, मगर लोगों को धोखा दिया। ये सबने मिलके वोट बैंक की राजनीति की, वोट लिया मगर काम कुछ नहीं किया, लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ, धोखा हुआ। तो इसलिए आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि MIM एक ऐसी पार्टी है जो हमारा डेवलपमेंट और विकास का काम करेगी। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं साहब कि आपने हर इंसान को, हर पार्टी को आपने आजमाया, एक बार MIM को भी आजमा कर देख लीजिए साहब, आपको इंशाल्लाह नाराजगी नहीं होगी। हमारे कॉर्पोरेटर्स चुन के आएंगे जब, तो पूरी तरह से फंड को किस तरह यूटिलाइज करना, कहां कहां क्षेत्र में डालना और विकास के लिए क्या क्या करना, ये पूरे जज्बे के साथ करेंगे। की एक माणूस आल्यानंतर जर का एवढं काम होतं, पण तेवढं काम झालंय का? तुम्ही तुमच्या मतदारसंघामध्ये तेवढा बदल घडवून आणलाय का? तुम्हाला तेवढी साथ त्या वेळेच्या सत्ताधारी पक्षांनी दिली आहे का तो बदल घडवून आणण्यासाठी? नेमकं काय तुमचा आतापर्यंतचा आमदारकीचा अनुभव है? देखिए आतापर्यंत अभी मेरे को 2 साल हो गए साहब। हमारे एरिया का सबसे बड़ा मुद्दा था डायलेपेटेड झज्जर इमारतें, ओल्ड डायलेपेटेड बिल्डिंग्स जिनका मरम्मत ही नहीं हो रही थी। इतने सारे MLA मेरे पहले आए, लेकिन किन्होंने यहाँ पर फंड लगा के झज्जर बिल्डिंगों का काम नहीं किया। मैं आपको आंकड़े के साथ बता सकता हूँ, आप उसको निकाल सकते हो RTI से, कि मैंने 2 बरस के अंदर 42 बिल्डिंग को रिपेयर कराया है अपने MLA फंड से साहब। वहां पर जो हाउस गलियां है, गटर है, नाले, जो कॉर्पोरेटर्स का काम है, कॉर्पोरेटर्स ने नहीं किया। जब लोग उनके पास गए कि साहब ये काम करिए, तो उन्होंने कहा वोट वारिस पठान को दिया, उसके पास जाओ वो काम करेगा। मैंने बिना सोचे कॉर्पोरेटर का भी काम किया, क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनका विकास होना चाहिए। नक्की, पण वो भी काम किया साहब। लोगों का विश्वास है हमारे पे। तुमचा विश्वास आहे तुम्ही असं म्हणताय। कुठेतरी एक फायदा झाल्याचं दिसतंय तुम्हाला का? खास करून काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि समाजवादी यांची मुंबईतली आणि मुंबईच्या आसपासच्या या सगळ्या वेगवेगळ्या प्रदेशांमधली जी परिस्थिती आहे, ती परिस्थिती पाहता आता तुम्हाला MIMला विश्वास वाटतोय का की तुम्ही इकडे पूर्णपणे रुजू शकता, इथे पूर्णपणे तुम्ही पाय रोवू शकता? बिल्कुल, क्योंकि जब हम 2014 का चुनाव लड़े साहब पहली बार महाराष्ट्र के अंदर,
तो हमने 24 सीटों पे कैंडिडेट्स खड़ा किए थे जिसमें हमको 5 लाख के ऊपर वोट मिले हैं साहब, और 2 एमएलए चुन के आए हैं। मुंबई से मैं चुन के आया और औरंगाबाद से हमारे इम्तियाज जलील साहब चुन कर आए। तो लोगों का एक ये है कि बिल्कुल वाकई में ऑल्टरनेट पार्टी है आज, और काम देखा है लोगों ने हमारा हैदराबाद में। आज आप देखिए तुमच्यावरती मुंबईतले काही बडे नेते आरोप पण करतात, नुरा कुस्ती आहे म्हणून भाजप आणि एमआयएमची। ये साहब ये आरोप प्रति आरोप मैं इनको पूछना चाहता हूं। आपको मैं आंकड़ा बताता हूं महाराष्ट्र का सर, क्योंकि बात महाराष्ट्र की है। 125 करोड़ आबादी है, 1.25 करोड़ आबादी महाराष्ट्र में है। 60 लाख वोट गिरे 2014 के चुनाव में सर, हमारी पार्टी को 5 लाख वोट मिले। 55 लाख वोट कहाँ गए? क्यों लोगों ने इनको वोट नहीं दिया? क्योंकि लोग नाराज है साहब इनसे, इन्होंने काम ही नहीं किया, ये अपने घमंड में रह गए, ये मानते नहीं अपनी गलती को। इन्होंने गलतियां की जिसकी सजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। बीजेपी सरकार सत्ता में आके बैठी, तो हमारी लड़ाई तो बीजेपी, सेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी सबसे है साहब। इन्होंने इतने वर्षों में सत्ता में रह के काम नहीं किया, और हम काम करना चाहते हैं। हमको लाभ इख्तियार में हम काम करके दिखाएंगे साहब। एक चांस हमको मौका दिया जाए। और ये आरोप लगाना, अभी आप बताओ झारखंड में नहीं लड़े, कांग्रेस सफाया, बिहार में हम अंदाजे सब तरफ कांग्रेस सफाया। अंदाजे तुम्ही किती ठिकाणी याल असं तुम्हाला आता विश्वास वाटतोय? बीएमसी मध्ये तुम्हाला किती सीट्स मिळतील, किती ठिकाणी तुम्हाला यश मिळेल असं तुम्हाला आता वाटतंय? साहब अभी तो ये अंदाजा लगाना इस स्टेज पे गलत है, क्योंकि अभी तक तो ये फिक्स तुम्हाला नहीं है कि हम डार्क कितनी हॉर्स जगह म्हणून लड़ने पण वाले। म्हणतात, अनेक जण म्हणतात की एमआयएम यावेळेला डार्क हॉर्स आहे। एमआईएम बिल्कुल विनिंग हॉर्स है, क्योंकि एमआईएम के साथ लोगों का मैंडेट है साहब, लोगों का भरोसा है, लोगों का विश्वास है, और एमआईएम का काम देख कर ही लोग वोट देंगे ना साहब। आज नगर पालिका में 60 सीट आई हमारी ना साहब। तुमची जी भाषा आहे गेल्या काही काळामध्ये भाषा आता हळूहळू टोन डाऊन होणार आहे का? कारण ज्या भाषेच्या भडकाऊ भाषणं असायची असं म्हटलं जायचं, बऱ्यापैकी ज्या भाषणांमध्ये धर्माचा उल्लेख असायचा, आता सुप्रीम कोर्टाने ज्या पद्धतीने आदेश काढलेत, कुठल्याच पक्षाला, कुठल्याच राजकीय पक्षाला धर्माच्या आधारावरती अशा प्रकारे मतं मागता येणार नाहीत, त्याच्यामुळे कुठेतरी एमआयएम वरती फरक पडेल असं वाटतं तुम्हाला? देखिए साहब, अभी आप 1 तारीख को हमारे प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने नागपाड़ा पे पब्लिक मीटिंग की, 11 तारीख को कुर्ला के अंदर पब्लिक मीटिंग की। कहाँ भड़काऊ भाषण किया? अगर कोई भाषण होता हमको नोटिस आती। इसके पहले बांद्रा ईस्ट के अंदर बाई इलेक्शन हुए साहब, 14 पब्लिक मीटिंग हुई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मीटिंग की, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मीटिंग की, और इलेक्शन कमिश्नर जो चला रहा था चुनाव, अगर उसको लगता कि कहीं पे भड़काऊ भाषण है तो हमको नोटिस मिलती थी ना साहब। तो हम कोई भड़काऊ भाषण नहीं दे रहे, लोगों के सामने सच्चाई लाकर रखते हैं। हम लोगों को जगाने का काम करते कि देखो ये सच्चाई है, तो क्या आप इसको भड़काऊ कहेंगे क्या साहब? सच्चाई लोगों को बताओ कि इतने सालों से जो तुम पे अन्याय हुआ वो किस लिए हुआ। आज अन्याय को खत्म करना है। आप एमआईएम को जिताओ, डेवलपमेंट होगा आपका। लोग जो आपको इतने वर्षों से वोट की तरह सिर्फ इस्तेमाल किया और आपको इलेक्शन के बाद फेंक दिया, खुद की तिजोरियों को भर दिया, मगर गरीब के विकास का काम नहीं किया, उनको हम दिखाते हैं साहब। ठीक है, तो हम हमारे पे इल्जाम लगता है कि हम इस तरह के भाषणबाजी करते हैं साहब। त्याबरोबरीनं एक आणखीन शेवटचा महत्त्वाचा प्रश्न तुम्हाला विचारायचा आहे, तो म्हणजे तुमच्या विश्वासार्हतेबद्दलचा आहे। ज्या वेळेला एमआयएमचा विषय निघाला त्यावेळेला कधीतरी काही लोकांनी आरोप केले की यांचं बीजेपी बरोबर काहीतरी साटालोट आहे। हे अगदी नवाब मलिक असतील, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, या सगळ्यांनी आतापर्यंत अशा प्रकारचा आरोप केला। त्याच्या पलीकडे जाऊन बऱ्याचदा असंही झालंय की तुमच्या वरती असेही आरोप झालेत की अगदी तुम्ही कधी काँग्रेस बरोबर, कधी राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर त्या ठिकाणी तुम्ही एक तुमचं अंडरस्टँडिंग करून घेतलेलं आहे, एक प्रकारचं तुमचं ऍडजस्टमेंट केलं, आणि त्यामुळे एमआयएम वरती तेवढा विश्वास मतदारांना टाकता येत नाहीये। ये सब आप 2 बात करते हो। आप बोल रहे हो कि एक तरफ हम लोग पे जो आरोप प्रति आरोप है कि हम बीजेपी के, एक तरफ आप बोलते हो कि हम कांग्रेस के साथ रहे। साहब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। जब महाराष्ट्र असेंबली के अंदर मुझे भारत माता के स्लोगन नहीं बोलने के ऊपर सस्पेंशन किया, तब सबसे पहले मेरे सस्पेंशन की मांग किसने की साहब? कांग्रेस राष्ट्रवादी वालों ने की, और बीजेपी ने कहा वेलकम। दोनों ने मिलके एक साथ मुझे सस्पेंशन कराया। मेरे को अक्के सदन के लिए 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। साहब आप बताइए अब उसकी बी टीम कौन है? दो आइडियोलॉजी किसकी सेम है? कांग्रेस राष्ट्रवादी है, बीजेपी की, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है साहब। तो ये तो देश ने इनका पूरा चेहरा देख लिया कि कौन किससे मिला हुआ है। सर हम पे तो खाली इल्जाम आते हैं सर। हम यहाँ जाने, अच्छा आपने नाम लिया नवाब मलिक का, उसके एरिया से तो हमने हमारा कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया था, क्यों वो हारा? बांद्रा वेस्ट से हमने हमारा कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया था, क्यों वो हारे साहब? हमने झारखंड में नहीं खड़ा किया, क्यों हारे? दिल्ली में क्यों हारे कांग्रेस? साहब ये लोग अपने घमंड से नीचे नहीं आते। आज तो वक्त ये आ गया है कि अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट बोला वारिस पठान हो गया एंटी नेशनल, कांग्रेस के अगेंस्ट बोला तो मैं सेक्युलर नहीं रहा। अब ये दोनों ने सेक्युलरिज्म और नेशनलिज्म की दुकान खोल के रख दी है क्या साहब कि मुझे इस दुकान पे जाना पड़ेगा नेशनलिज्म का, वारिस भाई, इनके पास सेक्युलरिज्म का।
नहीं साहब, बहुत तुम्ही- दिन चले तुम्ही- गए। तुम्ही- अब हम लड़ेंगे डेमोक्रेसी के अंदर, संविधान के दायरे में रहकर हम हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे सर। येणाऱ्या काळामध्ये एमआयएमची जी तिकीटं दिली जातील ती हिंदू असतील, नवबौद्ध असतील किंवा विविध समाजातली जी माणसं असतील त्यांना सुद्धा दिली जातील, वेगवेगळ्या जाती धर्मातल्या लोकांना त्याचं प्राधान्य असेल की केवळ आणि केवळ मुस्लिम समाजाला त्याच्यामध्ये प्राधान्य असेल, आणि याहीपेक्षा बरोबर ना अगदी शेवटच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारायचं ते म्हणजे मुस्लिम तरुणांसाठी तुमच्याकडे काय अजेंडा आहे? देखिए साहब, एजेंडा जैसा आपने बताया, एक क्वेश्चन यही था कि आपका आपने नॉन मुस्लिम को टिकट दिया नहीं दिया। मैं आपको क्लियरिफिकेशन कराता जाऊं साहब, जब 2014 का चुनाव लड़ा उस वक्त भी कुर्ला से हमने अविनाश बर्वे साहब को टिकट दिया था, उन्होंने 23,000 वोट लिए। आज महाराष्ट्र में भी कितनी जगहों पे हम हमारे हिंदू भाइयों के साथ, दलित भाइयों के साथ खड़े रहे, साथ में जीते। औरंगाबाद में भी हमारे 6 दलित भाई कॉरपोरेशन में जीत के आए साहब। तो ये ऐसा है, पार्टी जो निर्णय लेती है कि इस जगह से किसको खड़ा करना, कौन सी जगह से लड़ना, ये सब पार्टी का निर्णय है। हाँ, मगर यकीनन एक चीज ये है कि पूरा कैडर तैयार है, लोगों का पूरा समर्थन साथ में है, और हमको पूरी उम्मीद है कि हम अच्छे भारी अक्सरियतों के साथ इस बार के कॉर्पोरेशन चुनाव में जीत कर आएंगे। ठाणे आणि मुंबईत खास करून किती तुम्ही सीट्स लढवणार आहात? अभी देखिए, पार्टी ने कुछ बनाया है, लेकिन नक्की नहीं बोल सकता हूं इस वक्त के कितनी सीट पे लड़ेंगे। ये पार्टी राइट टाइम पे फैसला करेगी, आपको भी पता चल जाएगा साहब उस दिन कितनी सीटों पर हम लड़ने। ठीक आहे, तुम्ही अजून तो आकडा सांगायला तयार नाहीयेत, पण अर्थात तुम्ही बोललात आमच्याशी, मनमोकळी चर्चा केलेली आहे। अर्थात येणाऱ्या काळामध्ये एमआयएमचा जो जोर आहे मुंबई महापालिकेतला असेल, नाशिकमधला असेल किंवा अगदी ठाणे महापालिकेमधला असेल, नक्की कळणार आहे आपल्याला। आणि किती जागांवरती एमआयएम लढणार आहे आणि किती जागा निवडून आणणार आहे ते सुद्धा लवकरात लवकर आपल्याला कळेल। तोपर्यंत तुर्तास इथेच थांबूया। धन्यवाद।